आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। आज हम लेकर आए हैं T20 2020 सीरीज़ में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे आने वाले सभी एग्जामिनेशन में इनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो पीछे किसी न किसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। आगे आने वाले एग्जामिनेशन चाहे बीपीएससी द्वारा कोई भी परीक्षा ली जा रही हो या बिहार एसआई का एग्जामिनेशन हो या बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन हो या बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, डीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या बिहार एसएससी का हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, इनमें से प्रश्न आने की संभावना है। अतः आप सभी इन सीरीज़ को लगातार देखें और हमारे वीडियो जितने भी T20 सीरीज़ में अपलोडेड हैं उनका अभ्यास करें। आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत सारे प्रश्न इनसे संबंधित आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं T20 2020 सीरीज इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था से। पहला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु कितनी है? ठीक है, उच्च न्यायालय भारत में जो न्यायपालिका है उसमें एक एकीकृत न्यायपालिका में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद राज्यों में उच्च न्यायालय है और फिर प्रत्येक राज्य के जिलों में अधीनस्थ न्यायालय हैं, सिविल कोर्ट हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है। ऑप्शन है 60 वर्ष, 62 वर्ष, 58 वर्ष, 56 वर्ष। तो फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो अधिकतम सीमा है काम करने की वो है 62 वर्ष। कितनी है? 62 वर्ष है फ्रेंड्स। यानी कोई भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश हो वो 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। हालांकि मूल संविधान में इनका कार्यकाल 60 वर्ष था, लेकिन 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा इनके कार्यकाल में 2 वर्ष की वृद्धि की गई और अब ये 65 वर्ष तक अपना कार्य कर सकते हैं। 62 वर्ष में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की आयु है 65 वर्ष। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रश्न है। जान गए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड रिपन। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जब गवर्नर जनरल थे तो उन्होंने अपने कार्यकाल में भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत की थी। उन्होंने 1882 ईस्वी में एक प्रस्ताव पारित करके नगर निकायों में स्थानीय स्वशासन और उसको विषय सौंपे थे। इस तरह से भारत में स्थानीय स्तर पर स्वशासन की शुरुआत करने का श्रेय जाता है लॉर्ड रिपन को। इनका कार्यकाल है 1880 से 1884 और इसी कार्यकाल के बीच 1882 ईस्वी में इन्होंने स्थानीय स्वशासन में ये व्यवस्था शुरू की थी और स्थानीय शासन की शुरुआत की थी। इसलिए भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कहलाते हैं लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? देखिए, कोई भी कानून जब बनता है तो सबसे पहले उसका प्रस्ताव तैयार होता है। विभिन्न माध्यमों से अगर सरकार के किसी मंत्री या सरकार के किसी अधिकारी के समक्ष तक यह समस्या जाती है तो इस पे संबंधित मंत्री को संज्ञान में दिया जाता है। मंत्री खुद भी संज्ञान ले सकते हैं और उस विषय पर कानून बनाने का प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रस्ताव तैयार होता है और संबंधित विभाग के मंत्रालय के स्तर पर प्रस्ताव तैयार करके कैबिनेट की बैठक में उसे रखा जाता है और जब वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तब संबंधित मंत्री सदन में उस पर कानून बनाने का प्रस्ताव रख सकता है और जैसे ही सदन उसको प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेता है कि संबंधित विषय पर कानून बनना चाहिए तो वह विधेयक का रूप ले लेता है और जब दोनों सदनों से पास हो जाता है विधेयक और राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं उस पर तो वह अधिनियम बन जाता है और अधिनियम को जब से लागू कर दिया जाता है तब वह कानून का रूप ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पे विधेयक कई तरह के होते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो देखिए, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा का अध्यक्ष, विधि मंत्री। मुख्य रूप से जो विधेयक होते हैं यानी कानून जो बनने वाला है वह उसका विषय क्या है, किससे संबंधित है, उसके आधार पर विधेयक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, धन विधेयक,
संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक, यानी साधारण विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया से ये प्रश्न पूछा गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका निर्णय करते हैं विधानसभा का अध्यक्ष। केंद्र की सरकार में अगर कोई कानून बनने वाला है तो वहाँ पर धन विधेयक है, कोई है विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। और राज्यों में कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय करते हैं विधानसभा के अध्यक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा का अध्यक्ष। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 76। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर सही हो जाएगा अनुच्छेद 75। ठीक है, जब कभी लोकसभा का आम चुनाव होता है तो उसमें बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति आमंत्रित करते हैं सरकार बनाने के लिए, और वह जो गठबंधन या दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनते हैं। तो अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के साथ ही मंत्रिपरिषद का गठन करना शुरू कर देते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह पर वो करते हैं। तो अनुच्छेद 75 में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है या नियुक्ति होता है। तो भारतीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, उनकी नियुक्ति होती है। अभी चुनाव होने वाला है, देखिएगा, जब पूरे देश में लोकसभा का चुनाव समाप्त हो जाएगा, परिणाम आ जाएंगे, तो जिस पार्टी या दल या गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त होगी उन्हें वो अपने नेता चुनेंगे और उसी नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, नियुक्त कर देंगे राष्ट्रपति जी। यानी कि प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है। और लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी या गठबंधन को बहुमत प्राप्त होंगी उनके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। इस तरह से ये ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, इनका चुनाव नहीं होता है। चुनाव होता है लोकसभा का, जो इस बार होने वाला है, शुरू भी हो गया प्रक्रिया। अब देखिए, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं। केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, केंद्र और राज्य सरकार दोनों में, स्थानीय शासन में। तो फ्रेंड्स, भारत में आप जानते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करती है, और दोनों सरकारों के काम करने की वजह से कोई परेशानी ना हो, इसके लिए संविधान में दोनों सरकारों के काम करने के विषयों का बंटवारा किया गया है, कर दिया गया है। ठीक ना, आप देखिएगा भाग 11, भाग 12, भाग 13 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किन्हें कौन सा कार्य करना है इसके संबंध में प्रावधान किया गया है, और किस विषय पे किनका प्रशासन या वो कानून बनाएंगे, इसकी चर्चा है आपको भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों का उल्लेख किया गया है। उसमें 3 सूची है, पहला सूची संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा संवर्ती सूची। और जिन विषयों का उल्लेख इन तीनों सूचियों में से किसी में नहीं है उसे बोलते हैं अवशिष्ट सूची या अवशिष्ट शक्तियाँ। तो देखिए, संघ सूची में जो विषय शामिल रहेगा उस पर कानून बनाएगी केंद्र सरकार, राज्य सूची में जो विषय लिखे हुए हैं उसमें कानून बनाएगी राज्य सरकार, और संवर्ती सूची में दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार तो है, लेकिन यहाँ पे टकराव हो जाएगा। तो टकराव अगर होता है तो इस स्थिति में केंद्र सरकार का बनाया गया कानून ही लागू होगा। अगर संवर्ती सूची में कोई विषय पर कानून राज्य सरकार ही बना दी है, केंद्र सरकार बना दी है, तो केंद्र सरकार का कानून जो है वो लागू होगा, राज्य सरकार का कानून रद्द हो जाएगा उस स्थिति में। अब यहाँ पूछ रहा है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ, तो मैंने बताया ना कि तीनों सूची में से किसी सूची में नहीं हो जिस विषय का उल्लेख, वही कहलाता है अवशिष्ट शक्तियाँ, यानी अवशिष्ट विषय। और भारत में ये अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं केंद्र सरकार को। किसको दिया गया है? केंद्र सरकार को, यानी केंद्र सरकार को भारत की शासन व्यवस्था में पावरफुल बनाया गया है। और जो कुछ इन तीनों सूची के अलावा कोई विषय जिसका उल्लेख इन तीनों में नहीं है, वो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के हाथों में होती है। और भारत में एक शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था की गई है।